मेरी नंद की उम्र 30 साल थी, लेकिन अभी तक कंवारी थी। जब मैं उसके पास बैठती तो मुझे नंद के कपड़ों से ऐसी बदबू आती जैसे वो शादीशुदा हो। मुझे कुछ शक होने लगा। एक रात नंद के बाथरूम में गई तो चीख निकल गई कि वहाँ पर मेरा शोहर। मैं 2-3 दिन से महसूस कर रही थी कि सादिया का रवैया बदलता जा रहा है। बल्कि मैं तो उसकी हर बात का मान रखने की कोशिश करती। एक दिन बातों बातों में इस बात का जिक्र मैंने अपने शोहर हमजा से कर दिया। वो मेरी बात सुनकर अलग परेशान हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन में कोई ऐसी वैसी बात है? खबरदार, आइंदा जो तुमने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला। हमजा के मुंह से इतनी तलख तरश और सख्त बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरी बहनों की जगह है। मैं भला क्यों उसके बारे में ऐसे सोचूंगी? बस यही कह रही थी कि इसे कोई मसला है, तभी वो हमको बताना नहीं चाहती। बताती चलूं कि मेरी नंद की उम्र 30 साल हो गई थी, मगर वो अभी तक कुंवारी बैठी थी। तब ही अगले दिन मैंने फिर हमजा से नंद का मौजू छेड़ा। बात सुने, मैंने डरते डरते कहा, अगर आप कहें तो मैं सादिया के लिए एक रिश्ता लाना चाहती हूँ। वैसे भी उसकी उम्र काफ़ी हो गई है, शादी करके घर बसा लेगी तो उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना तो यूं ही मसले मसाइल होते रहेंगे। मेरा ये कहना था कि मारे गुस्से के उठ खड़े हुए। उन्होंने टेबल पर पड़ा कांच का ग्लास भी ज़मीन पर दे मारा। मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा कभी ऐसी कोई बात ना करूं। हालांकि सादिया मेरी छोटी बहनों की तरह थी। मैं इसका घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही भाई को अपनी बहन की कोई परवाह नहीं थी। मैं खामोश होकर बैठी रही, लेकिन हिम्मत हारने वालों से मैं नहीं थी। सुबह होते ही मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने का सोचा, क्योंकि मेरे ख्याल में भाइयों को ऐसे मामलात में उलझाया भी नहीं जाता। मैंने अपनी सास से अपनी नंद के रिश्ते की बात की तो खिलाफ तवक्का उन्होंने अच्छा जवाब दिया। बोली कि हाँ बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि सादिया की शादी हो जाए, ये अपना घर बसा ले, मगर मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उनकी उदासी देखकर मैं समझ गई वो भी अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हैं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपने मेके से कोई ना कोई रिश्ता सादिया के लिए ज़रूर लाऊंगी। ये अगले दिन दोपहर की बात है, जब मैं मामूल के मुताबिक बैठी रसाला पढ़ रही थी, तभी मुझे बाहर एक साया नज़र आया, जिसे देखते ही मैं बाहर गई। मैं जानना चाहती थी और उसकी क्या सरगर्मियां हैं, तो जाकर देखा तो सहन में कोई नहीं था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की चीख की आवाज़ आ रही थी। यह सुनकर हैरान रह गई। बाहर जाकर देखा तो सादिया दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। मुझे उसका यह रोना धोना समझ में नहीं आया। मैंने उसे अंदर आने को कहा। मुझे देखकर वो और ज़्यादा रोने लगी, यहाँ तक कि मुझे अपने घर वालों को बुलाना पड़ा। लेकिन जब तक मैं अपनी सास को बुलाती, सादिया बेहोश हो चुकी थी। मैंने और मेरे शौहर हमजा ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला, मगर वो बस दस्तूर बेहोश थी। फिर हमने लाख कोशिश की कि वो होश में आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग उसे हस्पताल ले गए, क्योंकि उसके मुंह से अजीब सा झाग निकल रहा था। हस्पताल वालों ने कोई भी मदद नहीं की, क्योंकि उस दिन हड़ताल थी। तब सादिया की हालत बिगड़ गई। रास्ते में हमें एक औरत मिली। वो होलिया से नर्स मालूम होती थी। औरत कहने लगी कि तुम्हारी बेटी की तो जान चली गई है, अब उसे हस्पताल में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही कोई फ़ायदा है। हमारे तो होश ख्वास उड़ गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सादिया इस उम्र में चल बसेगी। सादिया को घर लाया गया। हर तरफ सफ़े मातम बिछ चुकी थी। ख़ानदान वालों को यकीन नहीं आ रहा था कि एक 30 साल जवान औरत इस दुनिया से रुखसत हो गई है, जिसने अभी तक ज़िंदगी की खुशियों का मज़ा भी नहीं चखा था। क्योंकि मुझे अपनी नंद की मौत का अफसोस तो था, मगर ये मेरी वो कैफियत नहीं थी जो हमजा और मेरी सास की थी। तभी मैं खामोश रही। मेरे होशो ख्वास बहाल थे, मगर हैरत मुझे उस वक्त हुई जब सादिया को गुस्ल देने के लिए एक ऐसी औरत आगे बढ़ी जिसे मैं जानती नहीं थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही नर्स थी जिसने हमें रास्ते में ये बताया था कि सादिया की मौत वाक़या हो गई है। सादिया के घर वालों को तो कोई होश ना था। औरत ने अपनी जिम्मेदारी पर सादिया को गुस्ल दिया और किसी को भी सादिया के जनाजे को हाथ नहीं लगाने दिया। हम सब ऐसा करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने खुद को गुस्ल और तदफीन देने की माहिर औरत ज़ाहिर किया। तो हम लोग खामोश हो गए। उसने कहा कि वह तमाम फ़राइज़ से भी वाकिफ़ है। सादिया के घर वालों पर तो क़यामत टूट पड़ी थी और वह इस नागहानी हादसे के लिए तैयार नहीं थे। सो सब लोग खामोश रहे।
कफन दफन का इंतज़ाम भी पड़ोसियों ने ही किया, जबकि वो औरत जनाजे के साथ रही। मुझे उस औरत को देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी पुरस्कार काली आंखें और तासरात से आरी चेहरा अजीब सा लग रहा था। मेरी सास ने जब जनाजा उठने लगा तो अजीब वावेला मचा दिया। रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया और जनाजे के साथ चल पड़ी। हम उन्हें रोकते ही रह गए, मगर वो नहीं रुकी। जब मर्द जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे तो पीछे पीछे मेरी सास भी कब्रिस्तान चली गई। उनको रोकने के लिए हम सब नाकाफ़ी हो गए। उनका रोना चिल्लाना हमसे भी बर्दाश्त ना हो रहा था। बालाखर हमजा ने मुझे उनको रोकने से मना कर दिया। बोले कि इन्हें अपने दिल की भड़ास निकालने दो, ऐसा ना हो कि सदमे से पागल हो जाएं। मगर मैं उनके साथ साथ ही थी। कब्रिस्तान में अब हमारे चंद एक रिश्तेदार ही रह गए थे। सादिया को कब्र में उतारा जा रहा था। मेरे साथ यहाँ भी कब्र के दहाने तक आई। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला। सादिया की कब्र बंद की जा चुकी थी। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ खड़ी थी। हम लोग जब घर वापस आए तो घर में अजीब सी वीरानी थी। मैंने अपनी बहन को अपने पास रोक लिया। कहने लगी कि मैं आज आपके साथ ही रुक जाती हूँ। आपके घर का माहौल ठीक नहीं है, ऐसे में आपके लिए परेशानी भी बहुत है और काम का बोझ भी ज़्यादा है। मैंने अपनी बहन मारिया का शुक्रिया अदा किया कि रात को मैं और मारिया एक ही कमरे में थे, जबकि हमजा अपनी अम्मी के साथ दूसरे कमरे में सोए थे। घर के माहौल में सुकून तारी था, हर तरफ सोगवारी थी। तब मैंने सोने से पहले अपने हाथ में देखा तो मेरे हीरे की अंगूठी गायब थी। मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई। ये वो अंगूठी थी जिसकी मालियत में लाखों थी। यह कह लें कि किसी खजाने से काम नहीं थी, और हमजा ने शायद अपनी सारी ज़िंदगी की दौलत और मेहनत इस अंगूठी में लगा दी थी। शायद उनकी ये ज़िद थी कि वो मुझे शादी की रात हीरे की अंगूठी तोहफे में देंगे। मैं इनका यह तोहफा हर वक्त अपनी उंगली में रखती, कभी भी उसे ना उतारती, लेकिन आज वह अंगूठी मेरे हाथ से गायब थी। यही सोचकर मेरा दिल हौलने लगा। मैंने अपनी छोटी बहन को ये बात बताई तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, बाजी मैं तो समझी कि वो कोई आम सी अंगूठी है। आप बता देती तो मैं पहले ही आपको मुतला करती। जब आप शाहीन आंटी को संभाल रही थी तो वो अंगूठी सादिया की कब्र में गिर गई थी। मुझे लगता है कि वो वहीं रह गई है। मैंने देखा भी था, मिट्टी में अंगूठी जज्ब हो गई थी। जबकि आपको इसलिए ना बताया कि शायद मामूली अंगूठी हो। यूँ कब्र से कोई चीज़ लेना अच्छा नहीं लगता। मारिया की बात सुनकर मैंने अपना सर पीट लिया। उफ़ खुदाया, मारिया तुम भी कितनी बेवकूफ़ हो। मुझे उस वक्त बता देती तो कितना अच्छा होता। मुझे इस वक्त कब्रिस्तान जाना पड़ता। क्या कह रही हो? मारिया बीच कर बोली, इस वक्त कब्रिस्तान जाना हरगिज़ ठीक नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी, और फिर तुमको ज़रा शर्म नहीं आएगी अपनी नंद की कब्र खोद कर वो अंगूठी निकालते हुए। मारिया ने बज़ाहिर मुझे शर्म दिलाना चाहा, मगर मैं इस बात पर बिल्कुल भी आमादा नहीं थी। मैं अपने हीरे की अंगूठी कब्र में रहने नहीं देती, और दिन को वक्त तो ऐसा मुमकिन नहीं था कब्र खोद कर अंगूठी निकाल सकती। मैंने मारिया को फैसला सुना दिया कि अब तो कब्रिस्तान जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अकेले ही चले जाना था अगर मारिया मेरे साथ ना आती। मारिया ने मेरा साथ देने की हामी भर ली। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों दबे कदमों घर से बाहर निकले। बाहर काफ़ी ठंड थी। हमारे पास एक छोटी सी टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में हम घर के करीब ही वाक़ उस कब्रिस्तान पहुँचे। अभी मिट्टी ताज़ा थी। हम लोगों ने जाकर उसे हटाना शुरू कर दिया। ज़रा सी रोशनी करते और ज़्यादा वक्त खोदने में लगाते। डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि सनसनाहट भी अरूज पर थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थीं, जबकि उसकी कब्र में कोई गौरकंड भी नहीं था। इस वजह से हमारा डर दुगना हो गया था। अगर इस वक्त कोई आ जाता तो न जाने हमारी हालत क्या होती। काफ़ी देर गुजर गई। मारियम ने कहा, भाभी हमारे बस में कब्र खोदना नहीं है, बेहतर है कि हम यहाँ से चले ही जाएं। मगर मैंने हिम्मत न हारी। कब्र खोदते खोदते बात सलों तक आ गई, जिन्हें हटाना मुश्किल तो था, मगर मैंने और मारिया ने जोर लगाकर उन स्लेबों को भी परे कर दिया। अब मसला अंगूठी निकालने का था। तभी हमारी नज़र जब कब्र की मिट्टी पर पड़ी तो हम दोनों के पांव तले से ज़मीन सिरक गई। मेरी नंद की कब्र खाली थी और उसमें उसकी लाश भी नहीं थी। ये दोनों के लिए हैरत की बात थी। दिल में हज़ार वसवसे आने लगे। मारिया की बातों ने मुझे पहले ही डरा रखा था। मैं अंगूठी तो क्या ढूंढती, इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अपनी तलाश से थक हार कर हम लोग कब्रिस्तान से निकल आए। मैं और मेरी छोटी बहन इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिर नंद की लाश इस कब्र से कहाँ गई। हमारे तो मारे खौफ के बुरा हाल था,
बड़ी मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे तो एक और क़यामत हमारी मुंतज़िर थी। घर का दरवाज़ा बंद था, यानी कि किसी ने खुला समझकर घर के दरवाजे को बंद कर दिया। अम्मा अब्बा का घर तो मेरे घर से बिल्कुल दूर था, इसलिए अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। तभी मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। अब और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि ज़ोर से घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाए, लेकिन ऐसा करने से घर के सभी मेहमान जाग जाते और हमारे लिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं और मेरी बहन एक दूसरे से मशवरा करने लगे, अब क्या करें। तब वो बोली कि दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग इसी कोशिश में थे कि घर के अंदर शोर पैदा हुआ। गालबन घर में मौजूद मर्दों को लगा कि दरवाजे पर कोई चोर आ गया है। वह हथियार लेकर बाहर आ गए। मैं और मेरी छोटी बहन से हम कर एक तरफ खड़ा हो गए। सब आगे हमजा थे, जो शायद मुझ पर हमला ही कर देते अगर मैं ये ना बताती कि मैं और मारिया कब्रिस्तान गए थे। दरवाजे के पास ही मेरे शौहर खड़े थे। उन्होंने कुंडी खोली और मुझे होनहार निगाहों से घूरने लगे। घर के 2-3 लोग भी जाग गए थे। मेहमानों को खबर हो गई कि घर में कोई बदमज़गी हो गई है। मेरे शौहर पहले ही सदमे से निडाल थे। उन्होंने मेरी इस हरकत पर बहुत गुस्सा मनाया। होते होते ये बात रिश्तेदारों तक फैल गई और मेरी छोटी बहन के मुंह से ये भी निकल गया कि मेरी नंद की लाश कब्र में मौजूद नहीं थी। इस बात से हमजा बहुत परेशान हुए। मैंने इस बात पर बहन को डांटा और शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये झूठ बोल रही है, मगर उन्हें कहाँ यकीन था। वो फ़ौरन अपने और मर्दों के साथ कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि कब्रिस्तान वाकई लाश गायब है, जो सादिया की कब्र में रखी गई थी, यानी सादिया का मुर्दा वजूद कब्र से उठा लिया गया था। ये बातें जानते ही पूरे ख़ानदान में कहराम मच गया। मेरे शौहर का तो गुस्से से बुरा हाल था। आखिर ये हरकत किस शख्स ने की है? उस बदबख्त को तो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। मैंने भी सारी सच्चाई बता दी, अपनी हीरे की अंगूठी के मुतल्लक अपने शौहर को आगाह किया। इस बात पर तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन इस बात पर सभी गुस्से में थे कि हर सादिया की लाश कब्र से कहाँ गई। यह तो हमारे ख़ानदान की बेहुरमती थी कि हम लोग ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिस ख़ानदान की औरतें कभी अपना एक बाल भी किसी पर ज़ाहिर न होने देती। इस बात की वजह से हमारे ख़ानदान में नई मुसीबत आकर रह गई। सब लोगों ने मेरे सास ससुर और शौहर से सवाल करना शुरू कर दिए कि हर आपकी बेटी की लाश कहाँ गई, इसे कौन उठा कर ले गया, कहीं ये सब कोई ड्रामा तो नहीं था। इस बात से हम लोग बहुत परेशान थे। हमजा कब तक लोगों की बातों का जवाब देते। बालाखिर उन्होंने मुझसे कहा, हम ये इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए। लोगों का काम है कि दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं, इसलिए यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। हमजा ने महकमे में दरख्वास्त दी तो 2 महीने में उनके ट्रांसफ़र आर्डर आ गए। हैरत की बात यह थी कि लोग अभी तक इस बात को भूले नहीं थे। बालाखिर हम लोग ये इलाका छोड़कर पन्नो आकर चले गए। यहाँ के लोगों को हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं था। हम सब यहाँ आकर यूँ हो गए जैसे कि किसी और ही देश में आ गए हों। यहाँ के लोग ज़्यादातर पठान थे और उनकी बोली भी हमारी समझ में न आती। बज़ाहिर ज़िंदगी सुकून सा आ गया था। चंद ही दिनों के अंदर मैंने इस घर को पहले के जैसा बना दिया। सास ससुर को भी अपनी खिदमत से संभाल लिया। वो अगरचा अपनी बेटी के गम में थे, मगर नए इलाके में आकर वो भी कुछ भूल भाल गए। बहरहाल कोई कब तक अजनबी रहता है। कुछ ही दिन में हमारे आसपास के लोगों के साथ बातचीत बढ़ने लगी। हम लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया और आसपास की खबर रखने लगे। एक दिन मेरी पड़ोस में एक औरत आई। वो मेरी बातें सुनने लगी तो बोली, तुम लोग जिस इलाके से आए हो उस इलाके के यहाँ एक और मियाँ बीवी भी रहते हैं। उन्होंने अपने घर वालों से छुपकर शादी की है और इसी वजह से वो यहाँ पर रहने आए हैं, क्योंकि इस इलाके में उनको कोई नहीं जानता। अगर तुम उसे मिल लो तो तुम्हारी उसे जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों का इलाका एक है, इसलिए तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। मुझे अपनी पड़ोसन की ये बात सही लगी। मैंने उसे कहा, मुझे किसी दिन उस लड़की से मिलवाना। उसने उस लड़की का नाम शमाइल बताया था। उस बात को 1 हफ्ता गुजर गया। एक दिन वो औरत कहने लगी कि मैं तुम्हें इसी शमाइल से मिलवाने चलती हूँ, जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। वो आज अकेली होगी, उसका शौहर दिन को काम करने जाता है। अगर तुम मिलना चाहो तो मुझे बताना। मेरा दिल आज वैसे भी उदास हो रहा था। मैं शमाइल से मिलने अपनी उसी पड़ोसन के साथ चली गई, लेकिन जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो हैरतों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी नंद सादिया थी। वो भी मुझे यूं यहाँ देखकर हैरान हो गई। मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं उस पर गुस्सा भी हुई और पूछा कि हर इतने बड़े ड्रामे का मकसद क्या था। अपने घर वालों की इज्जत का, अपने माँ बाप की इज्जत का,
ज़रा भी ख्याल ना रहा। मेरी बातें सुनकर वो मुझसे नज़रें चुराने लगी। शर्मिंदा भी हुई, मुझसे माफ़ी मांगी, मगर उसकी माफ़ी क्या हो सकता। बहरहाल उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई तो मेरा गुस्सा उस पर कम हो गया, क्योंकि अपनी जगह वो भी दुरुस्त थी। वो ऐसा करना शायद उसका हक तो नहीं था, मगर पाबंदियों और जुल्म के नतीजे में बगावत होना एक आम सी बात है। फिर मुझे सादिया ने बताया कि उसके माँ बाप ने 6 साल के रिश्ते मुस्तरद कर दिए। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान में शादी करना था, जबकि ख़ानदान में इसका हम पला रिश्ता मौजूद ना था। ऐसे में सादिया को पुख्ता यकीन था कि उसका हाल भी उसकी 50 साला फूफो जैसा होगा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अच्छा रिश्ता ना मिलने की वजह से शादी नहीं की, और आज वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर बेसहारा थी। उसकी बातें अपनी जगह सही थीं, क्योंकि वो लड़का जिसे सादिया पसंद करती थी और जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार था, वो एक डॉक्टर था और दूसरे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। सादिया के माँ बाप कभी भी इस रिश्ते पर राज़ी ना होते।